अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर डिस्कस करने लगे हैं सेक्ट एम्प्लॉइज से मुतल्लिक केस, जिसकी समाअत आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अदालत ने समाअत अगरचे पीर यानी कि सोमवार के रोज़ तक मुलतवी कर दी और साथ ही रज़ा रब्बानी को हिदायत की है कि वो आइंदा समाअत के ऊपर यानी पीर के रोज़ अपने मुख्तसर दलाइल जो हैं वो दें। तमाम बाकी भी वकला थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हमें भी सुना जाए, तो अदालत ने कहा हम आपको भी सुन लेंगे, लेकिन हमारी इस टाइम जो कोशिश है और हम ये चाहते हैं कि अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आ जाए। अटार्नी जनरल के मौक़िफ़ के बाद हम आपको सुन लेंगे। और यही बात रज़ा रब्बानी को भी की गई कि आप जो है वो अटार्नी जनरल के बाद अपने दलाइल दे देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अटार्नी जनरल से पहले ही अपनी मरूज़ात जो है वो अदालत के रूबरू पेश करूँगा। वो IB की जानिब से वकालत कर रहे हैं या IB की जानिब से वो वकील हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत मुलतवी होने लगी तो उससे कुछ देर थोड़ी देर कबल जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चंद पॉइंट्स जो कानूनी नुकात हैं वो गिनवाए और कहा कि हमें इन कानूनी पॉइंट्स के ऊपर असिस्टेंस चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने अटार्नी जनरल से भी तलब कर रखा है कि वो आकर अदालत की मुआनत करें इन कानूनी पॉइंट्स के ऊपर। अटार्नी जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उनका ये कहना था कि आर्डीनेंस भी आया, एक्ट भी आया, और फिर इसके साथ साथ कुछ लोग यानी कि जो आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए, कुछ एक्ट के तहत बहाल हुए, और कुछ लोगों को जो है वो अदालतों के ज़रिए बहाल किया गया। तो हमें इन सब की देखना है कि इनके मुज़म्मरात क्या होंगे, इनके असरात क्या हैं। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल से ये अदालत ने फिर से आज तलब किया है और उनका कहा है कि अटार्नी जनरल जो है वो अदालत की मुआवनत करें अंदर समाअत के ऊपर और अदालत को बताएँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि सरकारी मुलाजमीन कौन से हैं और वो कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं जो कारपोरेशन में या ख़ुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार जो इदारे होते हैं उनमें कौन से मुलाजमीन आते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम डिटेल जो है वो अदालत को जमा कराई जाए। इसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन है एक्ट की क्लासिफिकेशन भी अदालत ने अटार्नी जनरल से तलब की है। और इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि हमें ये भी बताया जाए कि आर्डीनेंस के तहत कौन से मुलाजिम बहाल हुए, एक्ट के तहत कितने मुलाजिम बहाल हुए, और फिर अदालती फ़ैसलों के ज़रिए कौन कौन से मुलाजिम या कितने मुलाजमीन जो हैं वो बहाल हुए। फिर अटार्नी जनरल से ये भी अटार्नी जनरल से ये भी रिकॉर्ड तलब किया गया है कि आप हमें जो है वो ये बताएँ कि कौन से ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं कि जिनकी मुलाजमत में मुसलसल या तसलसल के साथ जिन्होंने जो है वो अपनी मुलाजमत की और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी थी, और ये भी कि हम उनको क्या बेनिफिट या क्या उनको रिलीफ जो है वो मिल सकता है। तो ये 4 से 5 बुनियादी सवालात हैं जो अदालत ने तलब किए हैं। इसके साथ साथ जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उनका ये भी कहना था कि हमें ये भी बताया जाए कि जब इस केस की इनिशियल या इब्तदाई समाअत हो रही थी, यानी कि वो जस्टिस मुशीर आलम जिसने सेक्ट मुलाजमीन को उड़ाया, उसका जो बेंच था उसमें जब समाअत हो रही थी तो कहा गया कि उस वक्त हुकूमत वक्त ने जो है वो आकर मुखालफत की थी आर्डीनेंस और एक्ट और इन मुलाजमीन की बहाली के ख़िलाफ़ चली गई थी। तो अब उसके क्या असरात होंगे कि अब मौजूदा हुकूमत जो है या ये जो हुकूमत है ये चाहती है कि मुलाजमीन बहाल हों, तो उस वक्त हुकूमत ने मुखालफत की थी और अब ये बहाली चाहती है, तो इसके असरात क्या होंगे। ये कुछ लीगल और कानूनी चीज़ें हैं जो तलब की गई हैं अटार्नी जनरल से, यानी इन पर मुआवनत तलब की गई है। ये सवालात अदालत ने रखे हैं अटार्नी जनरल या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वहाँ से उनका जवाब मिलना है। तो मंडे को ये चीज़ें अदालत के अंदर जमा कराई जाएंगी, जिसके बाद हमें पता चल सकेगा कि ओवरऑल अब कोर्ट का माइंड जो है वो क्या बन रहा है। लेकिन अभी तक अदालत का कोई ख़ास माइंड हमें नज़र नहीं आया। लगता यही है कि जजेस जो है वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इनको रिलीफ दिया जा सकता है, इसके असरात क्या थे, क्या होंगे। इस वजह से अभी उनका माइंड जो है वो वाज़े नहीं है कि आया वो इनको बहाल करेंगे या पेंशन और मरात देकर इनको घर भेज दिया जाएगा, वट अभी ऐसा कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन यहाँ पर एक अहम और सबसे बड़ी बात भी मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि कल की जो समाअत में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी
और वो डेवलपमेंट आर्डीनेंस से मुतल्लिक थी, और आर्डीनेंस से जो मुलाजमीन बहाल हुए थे उनमें एक खुशखबरी या खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उनको रेमेडी का जो मौका है वो मिलने जा रहा है, और उनमें एक चीज़ थी कि उनको रेमेडी मिल सकती है। लेकिन आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि आर्डीनेंस जो होता है उसकी जो मियाद होती है, उसकी जो वो तो महदूद होता है, उसकी लिमिटेशंस महदूद होती हैं। तो क्या आर्डीनेंस के ज़रिए जो मुलाजिम बहाल हुए थे, तो आर्डीनेंस तो फिर गैर मतलब है, उसका जो असर था या जो वो तो ख़त्म हो गया, तो फिर उनका स्टेटस क्या है? ठीक है, ये एक लीगल चीज़ है। तमाम कल वो बताया गया था लतीफ़ खान खोसा के जो बेटे थे शहबाज खोसा की जानिब से कि 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था। तमाम अब आज फिर से ये अदालत ने सवाल जो है वो पूछा है और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आपने हमें इस पे भी असिस्ट करना है कि आर्डीनेंस की जो मियाद होती है वो तो महदूद मियाद होती है, लेकिन फिर ये लोग जो है वो किस तरीके से अपनी नौकरियों के ऊपर जो है वो काम करते रहे, और फिर जो मुलाजमीन आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए थे उनको एक्ट में जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया था। तो ये कुछ लीगल चीज़ें हैं जिसको अदालत देखना चाह रही है, पूछना चाह रही है, एक्वायर करना चाह रही है वकला से और अटॉर्नी जनरल से, ताकि अदालत का जो है वो माइंड क्लियर हो सके। तो ये अहम चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आज समाज शुरू हुई तो हामिद खान जो है वो सुई सदरन की जानिब से पेश हुए, और तकरीबन 1121 मुलाजमीन थे जिनको निकाला गया था। उनके ये वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरीके से ये मुलाजमीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए। 2003 के अंदर वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी आए, फिर सुप्रीम कोर्ट कि उस वक्त का जो बेंच था, अदालत थी, उसने इनको कहा कि आप प्रॉपर फोरम पे जाएं, यानी कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अदालत ने इनको कहा कि आप वहाँ पर जाएं। तो ये लोग फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए, तो इस पर हामिद खान ने कहा कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनको बहाल कर दिया था। अब जब ये बहाल हो गए थे तो फिर जो एम्प्लॉयर्स थे, जो महकमे थे, वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस जो है वो काफ़ी अरसा चलता रहा। तमाम उन्होंने ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो बाद जो उनकी इस फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल बहाली से बहाली थी उसको जो है वो दुरुस्त करार दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनको बहाल नहीं किया जा रहा था, तो इसी वजह से ये सरकारी मुलाजमीन, इनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो सिंध और बलूचिस्तान से था, तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर चले गए। कुछ सरकारी मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और कुछ सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू किया। तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर केस चलता रहा। तम जो सिंध हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था तो उस वक्त आर्डीनेंस आ गया। जो सिंध हाई कोर्ट ने जब मुतलका अथॉरिटीज़ से पूछा था कि भाई आप क्या कर रहे हो, इसको बहाल करना नहीं करना, तो मुतलका अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि अब हुकूमत की जानिब से आर्डीनेंस आ गया तो आर्डीनेंस के तहत ये बहाल हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट से मामला तो ख़त्म हो गया। तमाम उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से पहले ही फ़ैसला दे चुकी थी, और उन्होंने कहा था कि जो अदालत का या फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्म है उसको हर सूरत में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला हमने पढ़ लिया, हमारे सामने है, लेकिन आप ये बताएं कि आर्डीनेंस भी उस वक्त फिर बाद में आ चुके थे, लेकिन जब आपकी दोबारा बहाली हुई तो उस वक्त जो आपको नोटिस मिला, यानी कि जो आर्डर जो आपका नोटिफिकेशन हुआ, जो आपकी बहाली के आर्डर हुए, वो आर्डर हमें दिखा दे कि उस आर्डर में क्या लिखा हुआ है। कहीं उस आर्डर में क्या वाकई उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर आपको बहाल किया जा रहा है, या वो आर्डीनेंस के तहत उन्होंने आप की बहाली की, ये चीज़ें हैं हमें देखनी है और आप हमें इस हवाले से असिस्ट करें। इसके साथ साथ हामिद खान ने जो है वो बाकी बैकग्राउंड भी इस केस का दिया। ताहम अदालत ने कहा कि ये एक इंडिविजुअल केसेस हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट वाले हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इन मुलाजमीन जब ये बहाल हो गए थे तो फिर इनको क्यों निकाला गया, आप हमें एक्ट से मुतल्लिक या आर्डीनेंस से मुतल्लिक आगाह करें। तो उन्होंने कहा कि एक्ट जो है वो कानून साज जो पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, और उसकी वजह भी यही थी कि अवामी मफाद का मामला था। उन्होंने कहा कि ये आप एक मिनट के लिए ये चीज़ जहन से निकाल दें कि एक्ट गलत था या दुरुस्त था।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जो जहन में चीज़ रखी थी या कानून साजों की जो चीज़ जहन में थी वो एक इनको रिलीफ देना मकसद था, क्योंकि ये अवामी मफाद के अंदर और 16,000 मुलाजमीन ये इतनी बड़ी तादाद थी, तो इन लोगों को जो है वो बहाल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट लाया। और उससे पहले उन्होंने कहा कि आर्डीनेंस भी जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से लाए गए थे। तमाम उन्होंने कहा कि ये बात भी कहना दुरुस्त नहीं है कि जो एक्ट लाया गया और एक्ट से जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो मजरू हुए। उन्होंने कहा कि किसी का कोई हक मजरू नहीं हुआ, हाँ हक मजरू हो रहे थे, इनके हो रहे थे जिन मुलाजमीन को निकाला गया था, इनके हक मजरू हुए थे और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ही पार्लियामेंट ने जो है वो एक्ट लाया। पार्लियामेंट एक्ट लाया, पहले आर्डीनेंस आया और फिर एक्ट जो है वो लाया गया और सिर्फ इन मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाया गया। तमाम हामिद खान के दलाल जो है वो ख़त्म हुए। उसके बाद एक और वकील थे, उन्होंने कहा कि मेरे भी सुई सदरन के मुलाजिम हैं तकरीबन 554 मुलाजिम, उन्होंने कहा मुझे भी सुन लिया जाए। तो अदालत ने कहा कि ठीक है हम आपको भी सुन लेंगे, लेकिन हामिद खान इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर चुके हैं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रज़ा रब्बानी जो हैं वो आर्ग्यूमेंट करें, तो रज़ा रब्बानी आए और उन्होंने अदालत को कहा, बताया कि मैं आर्ग्यूमेंट करने को तो तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि अदालत ने कुछ सवालात पूछे थे, कुछ ऑब्ज़र्वेशन दी थी, मैं उन ऑब्ज़र्वेशन जो है उन्होंने कहा मैंने नोट की और मैं उस हवाले से जो है वो जवाब देना चाहता हूँ। तो रज़ा रब्बानी साहब ने वाज़े तौर के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ था वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन मैं आपको पहले सबसे पहले बताता चलूँ कि इन सारी चीज़ों से पहले क्या हुआ। जब रज़ा रब्बानी आए तो उस टाइम उन्होंने ये कहा कि मंसूर अली शाह का रज़ा रब्बानी से ये पूछना था कि आप चूँकि कानून साज हैं रहे हैं, आपने लेजिस्लेशन की, पार्लियामेंट में भी की, आप सेनेट में भी हैं और चेयरमैन सेनेट भी रहे, तो आप मुतलका शख्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सही तौर के ऊपर असिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि पार्लियामेंट में हुकूमत ने आर्डीनेंस बनाया और आर्डीनेंस ख़त्म हो जाए और वो आर्डीनेंस जो ख़त्म हो जाए, उसकी मियाद ख़त्म हो जाए और उसको एक्ट में जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया हो, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मंसूर अली शाह का ये भी उनसे पूछना था कि हुकूमत आसानी से आर्डीनेंस बनाकर मुलाजमीन को बहाल कर देती है और आजकल तो वैसे भी उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो आर्डीनेंस के ऊपर ही जो है वो चल रही है और पूरा मुल्क, बल्कि उन्होंने कहा कि इन दिनों आर्डीनेंसेस के ऊपर चल रहा है। तो इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूदा हुकूमत की जानिब से बेतहाशा जारी किए गए आर्डीनेंस से मुतल्लिक़ हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 89 अब आइन का एक आर्टिकल है जिसके अंदर आर्डीनेंस से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि मैंने तजवीज़ की है कि आर्टिकल 89 के अंदर जो है वो तरमीम की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब सेशन या जॉइंट सेशन चल रहा हो या पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, सेनेट का सेशन चल रहा हो, तो उन दौरान आर्डीनेंस जो है वो जारी नहीं किए जा सकते। तब उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है आर्डीनेंस जारी करती है। और रज़ा रब्बानी की एक अहम बात ये भी थी कि आर्डीनेंस जो है वो पार्लियामेंट की नफ़ी है, यानी कि जो कानून साज लोग बैठे हुए हैं जिनको अवाम के नुमाइंदों ने मुंतखब करा कर इन असम्बलियों में भेजा है, जब आर्डीनेंस जारी होता है तो इन पार्लियामेंट को, सेनेट को, इन सब को बाईपास करके आर्डीनेंस जो है वो जारी किया जाता है। जिस वजह से उन्होंने कहा कि आर्डीनेंस का इजरा जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट की नफ़ी होती है। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह ने कहा कि बहुत मुतअद्दिद मरतबा हमने देखा कि आर्डीनेंस जब जारी होते हैं तो फिर उनको पार्लियामेंट से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन आपने हमें असिस्ट करना है कि जो आर्डीनेंस मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक़ जारी हुए थे उनको क्या पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, क्या उनको एक्ट में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी ने जो है वो कहा कि मैं कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात जो हैं वो भी मैं जमा कराना चाहता हूँ, सिनॉप्सिस भी मेरा है। तो उन्होंने कहा कि आप वो हमें जमा करा दें। और फिर रज़ा रब्बानी ने कहा कि क्या बुनियादी हकूक़, अदालत का बार बार ये कहना था कि एक्ट से जो है वो बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए। तो उन्होंने कहा मैं इस सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ कि क्या आया जो पार्लियामेंट का एक्ट आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया,
क्या उससे बुनियादी हकूक़ वाकई मुतासर हुए थे? फिर उन्होंने कहा कि मेरी दानिस्त में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर नहीं हुए। उन्होंने कहा वो एक प्रमोशन का मसला था, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से एक अपग्रेड चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा बुनियादी इंसानी हकूक़ तो इन बेचारों के मुतासर हुए हैं जिनको निकाल दिया गया है। अब प्रमोशन के मामले को आप बुनियादी इंसानी हक नहीं कह सकते, वो एक महकमाना चीज़ होती है। और आप किसी शख्स की सीनियरिटी को इशू बनाकर बाकी लोगों के बुनियादी हकूक़ जो है वो मजरूह कर दें, तो रज़ा रब्बानी ने कहा कि इसकी हरगिज़ इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि जो अदालत ने कहा कि एक्ट से जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ मजरूह हुए, तो उन्होंने कहा वो बात दुरुस्त नहीं है। ये रज़ा रब्बानी ने आज बड़ी अहम जो है वो बात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट उड़ाया जिसके तहत ये सरकारी मुलाजमीन जो है अपनी नौकरियों से इनको हाथ धोना पड़े, तो उसमें जो मेन वजह बताई थी वो वजह यही थी कि सीनियरिटी के इशू की वजह से लोगों के या जो रेगुलर सरकारी अफसरान थे या मुलाजमीन थे उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो मजरूह हुए। ताम आज रज़ा रब्बानी ने वाज़ेह कर दिया कि किसी का कोई बुनियादी हक मजरूह नहीं हुआ। अब प्रमोशन के मामले को आप बुनियादी हक नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने कहा कि बुनियादी हक मुतासर हुए हैं, तो इन बेचारों के मुलाजमीन के मुतासर हुए हैं और ये बेचारे अब भी बाहर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, इनके जो बच्चे हैं वो मसाइल का शिकार हैं। ये रज़ा रब्बानी की जानिब से कहना था। फिर इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी ने जो अदालती ऑब्जर्वेशन के मुतल्लिक़ बात की थी, वो उन्होंने कहा कि अदालत ने पूछा कि 93 और 1993 और 1995 में जो तैनातियाँ हुई थी क्या वो कायदे और कानून के मुताबिक हुई थी। तो इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि आप मेरे ही केस को देख ले, जो IB का केस है, मैं आपको तमाम रिकॉर्ड दे देता हूँ कि उनको किस तरीके से इश्तिहारात जारी हुए, उनकी भर्तियाँ हुई और फिर उनके इंटरव्यू हुए, उनकी मेडिकल टेस्ट हुए। उन्होंने कहा मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उनका यही कहना था कि ये तसव्वुर गलत है कि 93 और 95 के अंदर बीबी शहीद की हुकूमत के अंदर जो तैनातियाँ हुई वो सिफारिश पर थी। उन्होंने कहा हरगिज़ सिफारिश पर नहीं थी, वो सारी जो है तकर्रियाँ हुई वो मेरिट पर थी। तो उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि ये जो 16,000 मुलाजमीन हैं ये मेरिट पर भर्ती हुए थे, इनके बाकायदा इंटरव्यू लिए गए थे, इनके टेस्ट हुए थे, इनके मेडिकल टेस्ट हुए थे और तमाम जो ज़वाबित होते हैं किसी को भी नौकरी पर रखने के या सरकार के, जो उन सब को फुलफ़िल करके इन सब की भर्ती हुई थी। तो ये आज रज़ा रब्बानी ने जो अदालत का एक जहन बना हुआ था कि जी इनकी तकर्री सिफारिश पे हुई थी या गैर कानूनी तौर पे हुई थी, आज वो भी रज़ा रब्बानी ने क्लियर किया। फिर रज़ा रब्बानी ने कहा कि अदालत जानना चाहती थी कि एक्ट 2010 जो है वो एक प्रेसिडेंट जो है वो बन चुका है या बन सकता था या बन चुका है। तो इस पर उन्होंने कहा कि एक्ट 2010 जो है वो महज कानून साज असम्बली ने इस वजह से पास किया था कि उसके पास इन मुलाजमीन को बहाल करना था, इनको रिलीफ देना था, तो इस वजह से एक्ट जो है वो पास किया गया। फिर रज़ा रब्बानी का ये भी कहना था कि ये एक्ट 93 से लेकर अब तक होने वाले मुलाजमीन के लिए क्यों नहीं, ये भी अदालत का पूछना था। तो उन्होंने कहा मैं अदालत को इस हवाले से भी जो है वो असिस्ट करना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि इस पर जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप एक्ट का दिफा कर रहे हैं। तो उसने कहा जी हाँ, मैं एक्ट का जो है वो दिफा कर रहा हूँ और क्योंकि मेरी यही प्ली है, मेरी यही इस्तदा है कि उस एक्ट से जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो ब्रीच नहीं हुए, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ मजरूह नहीं हुए। जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि प्रमोशन के मसले को आप बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं कह सकते। हाँ, ये नौकरियों से जो ये लोग चले गए हैं, आप ये देखें कि इनके कितने बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो मजरूह हुए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम नज़रसानी केस को देख रहे हैं, हम फैसले का असर जो है या उसके जो आउटकम्स हैं हम उसको जांच रहे हैं कि उसके आउटकम्स क्या हैं, ये उन्होंने रज़ा रब्बानी से कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये अपील नहीं है और ना हम इस पर ये अपील नहीं, इसी वजह से हम इसमें जो ग्राउंड्स थे, जो फैक्ट्स हैं, हम उसको भी ज़ेर बहस नहीं ला रहे, जस्टिस बंदियाल ने रज़ा रब्बानी से कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद कुछ रिलीफ मौजूद हो इन सरकारी मुलाजमीन के लिए जो बरतरफ किए गए हैं, आप हमें उस हवाले से असिस्ट कर दें ताकि हम इनको जो है वो कोई ना कोई रिलीफ दे दें। फिर इस पर उन्होंने कहा कि अटारनी जनरल को हमने मुआवनत का कहा हुआ है, तो पीर के रोज़ अटारनी जनरल हमारी मुआवनत करेंगे। अब वक्त जो है वो कम हो रहा है, तो आप जो है वो अटारनी जनरल के बाद अपने आर्गूमेंट जो है वो दे देना। तो इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि नहीं, मैं अटारनी जनरल के बाद आर्गूमेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं अटारनी जनरल से पहले आर्गूमेंट
जो है वो करना चाहता हूँ, मैं अदालत को ब्रीफ़ करना चाहता हूँ, मैं अदालत में दलाइल देना चाहता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि चलो आप ये बता दें कि आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। तो रज़ा रब्बानी का कहना था कि मुझे तकरीबन 1.5 घंटा चाहिए होगा अपना केस साबित करने में। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है, वक्त की बहुत शॉर्टेज है, तो हम चाहते हैं कि ये मामला जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचे। तो इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि मुझे वक्त तो दरकार होगा। तो बहरहाल जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन लेटर मोड कहा कि फिर हम आपको 15 मिनट दे देंगे और आप जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, तो हमें उम्मीद है कि आप 15 मिनट के अंदर अपना केस जो है वो डिफेंड कर सकेंगे। तो इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि 15 मिनट मेरे लिए काफ़ी नहीं है। ताहम रज़ा रब्बानी ने कहा कि अदालत मुझे सुने और मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मैं कोई रेपिटेशन नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसे आर्गूमेंट नहीं करूंगा जो अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी बात भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अदालत को बताना चाहता हूँ और वो उस वक्त ही मुमकिन होगा जब मुझे अदालत प्रॉपर वक्त देगी। तो इस पर अदालत ने जो है वो समाअत पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दी। और वही सवालात जो मैंने इस वीलॉग से पहले आपको बताए कि अटार्नी जनरल की जानिब से तलब किए गए हैं, अदालत ने तलब किया अटार्नी जनरल से कि आप मुआवनत भी करें, आप क्लासिफिकेशन भी हमें करके दें, आप ये भी बता दें कि सरकारी मुलाजिम यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो कौन से हैं, कॉरपोरेशन के मुलाजमीन कौन से हैं, एक्ट के तहत कौन से मुलाजिम बहाल हुए और फिर इसके तहत आर्डीनेंसेस के तहत कौन से मुलाजिम बहाल हुए। फिर ये भी पूछा गया कि आर्डीनेंस की मियाद जो है वो तो एक मुख्तर मियाद होती है, तो क्या वो आर्डीनेंस ख़त्म नहीं हो गए थे जिनके तहत मुलाजिम बहाल हुए, तो फिर ही अपनी नौकरियों के ऊपर कैसे काम करते रहे। तो ये सारी चीज़ें फिर इससे हट के एक और चीज़ भी पूछी। वो चीज़ ये थी कि जो मुलाजमीन तसलसल के साथ या कंटिन्यूस काम करते रहे उनको क्या बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं, इस पर अदालत को बताया जाए। तो अब पीर के रोज़ इन तमाम चीज़ों के ऊपर अटार्नी जनरल की मुआवनत होगी। अटार्नी जनरल अपने जो है वो जो जवाब समझ लें वो जमा कराएंगे तो ही सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की रुदात थी जो मैंने आपको बतलाई। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि यार हमें बार बार ये चीज़ एक सोचनी पड़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से हम सुप्रीम कोर्ट की बीट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखे। एक चीज़ जो हमें समझ नहीं आ रही वो ये समझ नहीं आ रही कि अदालत जो है वो क्यों इतनी डिटेल्स में चली गई है। रिव्यू का जो स्कोप होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। और रिव्यू में अदालत कहती है कि भाई आप एक फ़लाँ फ़ैसले के ख़िलाफ़, ये फ़ैसला 17 अगस्त का जो फ़ैसला है सपोज़ भाई आप इसके ख़िलाफ़ आए हैं तो आप हमें बता दें कि इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं। दरअसल ये फ़ैसला सारा ही गलत है और वो सारा पॉइंट आउट हो भी चुका, गलतियाँ भी दोहराई जा चुकी हैं, बतलाई जा चुकी हैं, पॉइंट आउट हो चुकी हैं कि किस तरीके से ना अटार्नी जनरल को सुना गया, ना एडवोकेट्स जनरल जो है प्रोविंसेस के सूबों के ना उनको सुना गया, और फिर ये जो 16,000 मुलाजमीन जो मुतासर हुए हैं इनको नहीं सुना गया, ये फ़रीक नहीं थे। तो जो बंदा फ़रीक ही ना हो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कैसे दिया जा सकता है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लकूनाज मौजूद हैं उस जजमेंट के अंदर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तकरीबन हर चीज़। यानी कि आपको एक और बात यानी कि देख ले कि यार वो ऐसी जजमेंट जो आपने 20 और 22 महीने महफूज भी रखी, उस जजमेंट में भी फिर आपको ये भी पता नहीं चला कि ऐसे भी मुलाजिम थे जो आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए। आर्डीनेंस का तो आपने वहाँ पे जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ एक्ट को उड़ाया गया। तो यानी कि वो बताने का मतलब ये है कि वो जजमेंट जो है गलतियों से भरपूर जजमेंट है, लेकिन इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि अदालत क्यों वो 93 की बात उठाती है, 94 में क्या हुआ, फ़लाँ में क्या हुआ, आर्डीनेंस क्या हुआ, एक्ट क्या हुआ। वो बाबा ये चीज़ें माजी हैं, आपने सिर्फ अपने फ़ैसले को देखे और उठा के बाहर फेंक दे। क्यों नहीं उठा के बाहर फेंक रहे? जब एक चीज़ साबित हो गई है कि फ़ैसला गलत है और अदालत ख़ुद भी मान रही है कि फ़ैसला गलत है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद हैं, जो ज़वाबित हैं, जो रूल्स हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई कि अटार्नी जनरल को नहीं सुना गया, मुतासरा फ़रीक को नहीं सुना गया। एक फ़रीक को सुने बगैर आप फ़ैसला कैसे दे सकते हैं और वो भी उसके ख़िलाफ़? ये मतलब है, समझ नहीं आती। बहरहाल अब अदालत जो है इतने अरसे से इस केस को सुन रही है और अभी तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच रही, और फिर दरमियान की बातें होती हैं जी इन मुलाजमीन को किसी तरीके से जो है वो पेंशन दे दी जाए, मराद दे दी जाए। अब इन बेचारों की पेंशन और मराद क्या बनेगी? मोस्टली तो लोअर स्केल के मुलाजिम हैं, इनकी ग्रेजुएटी भी इतनी नहीं बन पा रही क्योंकि इनको कंटिन्यूस काम ही नहीं करने दिया गया। बहाल होते थे, निकाल दिए जाते थे, फिर बहाल होते थे, फिर निकाल दिए जाते थे।
ठीक है, सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर या जिस भी, तो इन बेचारों की हज़ार 2,000 रुपये पर मंथ इनकम बनेगी, वो जो पेंशन की सूरत में, उनसे इनके बच्चों का कौन सा पेट वो हो सकता है। और अभी भी मिडिल एजेस के अंदर हैं, यानी कि मिड कैरियर बहुत सारे मुलाजमीन हैं, यानी कि जिनकी जो जॉब है वो अभी आधी हुई है, तो अभी 10 साल 12 साल इनमें काम करना है, और ये मज़ीद काम करेंगे, इनकी पेंशन भी कुछ बन सकेगी। बहरहाल समझ नहीं आती कि अदालत क्यों इन सारी चीज़ों में पड़ रही है। हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि शायद अदालत जानना चाहती हो, एक्वायर करना चाहती हो, तमाम पहलू को मलहूज़ खातिर रखना चाहती हो, ये भी ये मुमकिन है। बहरहाल वो जज बेहतर जानते हैं, उनका माइंड क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो सका। शायद पीर को वो इस हवाले से कोई ना कोई मुख्तसर फ़ैसला भी दें, तो जब वो फ़ैसला आएगा तो उससे हमें उसका माइंड का पता चल जाएगा, उनकी क्लैरिटी ऑफ थाट्स जो है वो सामने आ सकेगी कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या उन्होंने फ़ैसला दिया। बहरहाल समाज जो है वो पीर यानी कि मंडे तक मुलतवी की गई है। ताहम इसमें एक अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैंने देखा कि शाराए दस्तूर के ऊपर जो सरकारी मुलाजिम बैठे होते हैं, आज उनकी तादाद में काफ़ी कमी है। अब उसकी वजह क्या है, जब मैंने लोगों से पूछा, पहले तो सॉरी कि मैं वहाँ तक आ नहीं सका, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो आर्डीनेंस वाले हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, और वो इस वजह से आर्डीनेंस वाले नहीं है, ये बेचारे जो बैठे हुए जैसे सिर्फ वही लोग हैं जो एक्ट के तहत ही बहाल हुए थे, तो इस वजह से। लेकिन जो आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए उनको भी मैंने बता दिया कि आज जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक अहम जो ऑब्जर्वेशन है वो दी है कि आर्डीनेंस की लिमिट या उसकी जो मुद्दत होती है वो तो महदूद होती है। तो फिर आया क्या महदूद मुद्दत, उसकी तो यानी कि कहना का ये था कि मुद्दत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाजम काम करते रहे, तो ये कैसे मुमकिन है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बहरहाल ये चीज़ आर्डीनेंस वाले के लिए कि ये अभी एक लीगल पॉइंट उनका रहता है। अब इसको अटार्नी जनरल आके एड्रेस करेंगे और वो बताएंगे कि आया उस आर्डीनेंस को 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया या नहीं दिया गया, या उसको कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ मिला। अगर तहफ़्फ़ुज़ उनको मिला तो फिर तो ये मुलाजमीन वाकई इनके लिए खुशखबरी है, ये बहाल हो जाएंगे। ठीक है, बहरहाल हमारी तो कोशिश है, हमारी दुआ भी है कि ओवरऑल जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं सबको बहाल होना चाहिए। सबके बीवी बच्चे हैं, सबकी फैमिली हैं। एक मुलाजिम जो होता है वो कम से कम 7, 8, 10 मेम्बरान जो होते हैं उसकी फ़ैमिली के, उसका कफ़ील होता है, उसकी कफ़ालत करता है, उस बेचारे को तनख्वाह मिलती है, तो वो उसके मामलात जो हैं वो चलते हैं। अब उनकी तनख्वाहें जो हैं वो अगस्त से लेकर आज देख लें कौन सा महीना आ गया, इन बेचारों की तनख्वाहें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और मुझे आइडिया नहीं कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। बहरहाल राज़िक तो रब की ज़ात है, रिज़्क़ अल्लाह ही देता है। तमाम अदालतों पर उम्मीद इनकी जो है वो अभी तक कायम है, और देखते हैं कि मंडे को अदालत जो है वो इस वक्त से क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल तैयब बलोच को इजाज़त दें, फिर एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ताहम मेरी यहाँ पे आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि उन तमाम सेक्ट एम्प्लॉइज़ से या उनकी फैमिलियों से जो ये मेरा व्लॉग देखते हैं सुनते हैं, कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यही आपका रिटर्न होगा कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो ख़बर है, जो हाल अहवाल है वो पहुँचा रहा हूँ। उसका बदला आप सिर्फ यही दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।